तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान डीप सर्कल में। तो आज की तारीख है 23 जून 2026 और ये है सीजन का 19वां क्लास। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है FIH महिला हॉकी नेशंस कप 2025-26 तक। विजेता इसमें कौन हुआ? तो भारत विजेता है। न्यूजीलैंड को 2 में से 0 से हराया, ठीक है। उप विजेता कौन है? तो न्यूजीलैंड है, जो मेजबान देश था। मैच कहाँ हुआ था? तो ऑकलैंड न्यूजीलैंड में हुआ था। फायदा इसमें किसको हुआ? तो भारतीय टीम को अगले सीजन के FIH प्रो लीग में सीधे एंट्री मिली। रिकॉर्ड क्या था? तो भारत ने यह खिताब दूसरी बार जीता है। पहली बार 2022 में जीता था। खास बात क्या है इसमें? तो भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी, ठीक है। नेक्स्ट है खिलाड़ियों का प्रदर्शन। तो गोल करने वाले खिलाड़ी कौन कौन थे? तो देखिए, नवनीत कौर जो 4 मिनट में गोल किए थे, और सुनीलिता टोप्पो ने 15 मिनट में गोल किए थे। फाइनल की बेस्ट खिलाड़ी कौन था जो प्लेयर ऑफ द मैच मिला है? तो मिला है लालरे मियाश्यामी को, ठीक है। लालरे मियाश्यामी को मिला, ठीक है। सबसे ज़्यादा गोल किसने किया? तो दीपिका ने किया है, ठीक है। पूरे टूर्नामेंट में 6 गोल किए हैं। तो नगद इनाम हॉकी इंडिया में किसको किसको मिला? तो देखिए, हर खिलाड़ी को मिला है 3 लाख रुपए, और हर सपोर्ट स्टाफ को कितना मिला है? 1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो देखिए, FIH का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फेडरेशन इंटरनेशनल डे हॉकी होता है। अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद तैयब इकराम है। स्थापना कब हुआ था इसका? तो 7 जनवरी 1924 में पेरिस के फ्रांस में हुआ था, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि हॉकी इंडिया के, अब देखिए, हॉकी इंडिया के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर दिलीप कुमार तिर्की है, ठीक है, जो इंडिया के अध्यक्ष हैं। सचिव कौन है? तो भोलानाथ सिंह है अभी इसका, ठीक है। हॉकी इंडिया के सचिव कौन है? भोलानाथ सिंह है। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। कार्य में देखिए कि यह भारत में पुरुष और महिला के हॉकी टीमों के संचालन की सर्वोच्च संस्था है। अगला है कि भारतीय महिला हॉकी टीम, तो टीम का निक नेम क्या है? तो नववर्ण। मुख्य कोच कौन थे? तो हरेंद्र सिंह थे। कप्तान इसमें कौन थे? तो सलीमा टेटे ने थे, ठीक है, सलीमा टेटे। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश को हराकर FIH हॉकी महिला नेशंस कप 2025-26 का खिताब जीता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, भारत ने ऑकलैंड में खेले गए फाइनल मैच में मेजबान न्यूजीलैंड को 2 में से 0 शिकस्त से दी। इस जीत के साथ भारतीय टीम को FIH प्रो लीग का सीधा टिकट मिल गया है। तो किसको हराया था? तो न्यूजीलैंड को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे FIH महिला नेशंस कप 2025-26 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, भारतीय फॉरवर्ड लालरे मियाश्यामी को फाइनल मैच में उनके बेहतरीन खेल के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि दीपिका ने टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा संयुक्त 6 गोल दागे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लालरे मियाश्यामी को। नेक्स्ट टॉपिक है कलमकारी पेंटिंग। तो उपहार क्या था इसमें? देखिए, तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को एक पारंपरिक कलमकारी पेंटिंग भेंट की। पेंट की खासियत क्या है? तो देखिए, इस पेंटिंग में महाकाव्य यानी महाभारत की महत्वपूर्ण कहानियाँ दिखाई गई हैं। इसे पूरी तरह से प्राकृतिक वनस्पतियों और खनिज रंगों से बनाया गया है। इस बारीक कलाकृति को तैयार करने में 6 महीने का समय लगा है, ठीक है। कलमकारी कला का इतिहास क्या है? तो देखिए, यह आंध्र प्रदेश की 3000 साल पुरानी प्राचीन हस्तशिल्प कला है। कलमकारी की 2 मुख्य शैलियाँ हैं, जो पहला है श्रीकालहस्ती शैली, दूसरा है मछलीपट्टनम शैली। तो देखिए, श्रीकालहस्ती शैली में क्या होता है? तो इसमें हाथों से चित्र बनाए जाते हैं, लेकिन इसमें ब्लॉकों का उपयोग करके छपाई की जाती है, ठीक है। इसका महत्व क्या है? तो देखिए, वैश्विक मंच पर दिया गया यह उपहार भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ग्रामीण कारीगरों के बेहतरीन हुनर को दर्शाता है। तो क्वेश्चन है पहला इसमें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को कलमकारी पेंटिंग उपहार में दी। यह कला मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है बताइए। तो देखिए, कलमकारी पेंटिंग की उत्पत्ति और विकास मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में हुआ है। यह लगभग 3000 साल पुरानी प्राचीन कला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि पारंपरिक कलमकारी कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कह रहा है 1 नंबर में कि इसके निर्माण में पूरी तरह से प्राकृतिक वनस्पति और खनिज रंगों का उपयोग किया जाता है। दूसरा है कि इसकी श्रीकालहस्ती शैली मुख्य रूप से ब्लॉक प्रिंटिंग पर आधारित है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें क्या क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए, कथन 1 सही है क्योंकि कलमकारी में पूरी तरह प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है। कथन 2 गलत है क्योंकि श्रीकालहस्ती शैली में हाथों से चित्र बनाने के लिए जानी जाती है, जबकि ब्लॉक प्रिंटिंग का उपयोग मछलीपट्टनम शैली में होता है। इसलिए इसका केवल 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला टॉपिक है GRSE लिमिटेड से, ठीक है। तो GRSE का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, G से गार्डन, R से रिच, S से शिप बिल्डर्स एंड E से हो जाएगा इंजीनियर्स, ठीक है। तो ये क्या है? तो चलिए समझते हैं इसको। तो ये देखिए, पहले बात है कि चर्चा में क्यों है। तो देखिए, प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। वित्तीय प्रदर्शन 2025-26 के लिए देखिए, कंपनी ने 7002 करोड़ रुपए के कुल राजस्व पर 748 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। कितना? 748 करोड़ रुपए का, ठीक है। नेक्स्ट है कि युद्धपोत निर्माण का रिकॉर्ड है कि GRSE ने अब तक कुल 118 युद्धपोतों का निर्माण किया है। इनमें से 80 युद्धपोत वर्तमान में भारतीय नौसेना में सक्रिय रूप से सेवा दे रहे हैं। इस वर्ष अकेले 8 युद्धपोत की डिलीवरी की गई, जिसमें 30 मार्च को एक ही दिन में रिकॉर्ड 3 जहाज़ों की डिलीवरी शामिल है। नेतृत्व जो है GRSE के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक PR हरि हैं। महत्व में देखिए कि नवरत्न दर्जा मिलने से कंपनी की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। तो इसका क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा किस प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, सार्वजनिक उद्यम विभाग ने लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर, ठीक है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर C हो जाएगा, ठीक है, C ये वाला। अगला क्वेश्चन है कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। दूसरा है कि इसमें 30 मार्च को एक ही दिन रिकॉर्ड 3 जहाज़ों की डिलीवरी करने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। तो इसका बताइए क्या होगा? देखिए, कथन 1 गलत है क्योंकि GRSE का मुख्यालय कोलकाता में है, न कि मुंबई में, ठीक है। कथन 2 इसलिए सही है क्योंकि इसने 30 मार्च को एक ही दिन में 3 जहाज़ों को डिलीवरी का रिकॉर्ड बनाया है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ये वाला। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देखिए, तिथि और कारण देखिए कि हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन ग्रीष्म संक्रांति होता है, जो आध्यात्मिक जागृति और प्रकाश का प्रतीक है। वर्ष 2026 की थीम क्या है? तो 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2026 की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ठीक है, जो स्वास्थ्य बुढ़ापे के लिए योग है, जो स्वास्थ्य बुढ़ापे के लिए योग है।
यौगिक इतिहास में देखिए कि मान्यता के अनुसार इसी दिन पहले योगी आदि योगी भगवान शिव ने अपने पहले शिष्य को सप्त ऋषियों को योग विज्ञान का ज्ञान देना शुरू किया था। ठीक है। वैश्विक मान्यता में देखिए कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव और रिकॉर्ड 175 सदस्य देशों के समर्थन के बाद संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसंबर 2014 को औपचारिक रूप से इस दिवस की स्थापना की थी। उद्देश्य क्या था? तो शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ने के लिए योग और ध्यान के समग्र लाभों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना। तो इसका MCQ है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिवस को मनाने का प्रस्ताव पहली बार 2014 में पारित किया गया था। दूसरा है कि योगी की मान्यताओं के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति के दिन ही आदि योग शिव के सप्त ऋषियों को योग सिखाना शुरू किया था। तो क्वेश्चन है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, बताइए। तो देखिए दोनों कथन सही है। संयुक्त राष्ट्र ने 11 सितंबर 2014 को भारत के प्रस्ताव को रिकॉर्ड 175 देशों के समर्थन के साथ मंजूरी दी थी। साथ ही योग परंपरा में इसे वह दिन माना जाता है जब शिव ने सप्त ऋषि को दीक्षा देना शुरू किया था। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 बी दोनों। ठीक है, 1 और 2 दोनों। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।